हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब? यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AIMCRE 4 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है ये। जैसा कि आप सबको पता है CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये। तो जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आते नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, तो ये मेमोरी बेस्ड रहता है कि भाई किसको कितने क्वेश्चंस याद है। उस बेसिस पे आज हम ये वीडियो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मुझे पता है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद आता है जैसे भी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे सबको हेल्प मिले और एक सबको क्विक रिविज़न हो जाए। ठीक है, कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेपर दे के आए हैं, अपने मार्क्स करेक्ट कर रहे हैं या फिर जो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट वाली क्लास नहीं है जिसमें हम CRE 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बट हाँ, दिस क्लास विल हेल्प यू अ लॉट। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हैं उनको आई गेस कि क्वेश्चन की एक लाइन से ही हिट हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, थोड़ा इम्परफेक्शन रहेगा, बट आई एम श्योर आपकी मेमोरी से इम्परफेक्शन को परफेक्ट बनाई देगी। तो ये शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स के बारे में भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे रेडियोग्राफर के, एक्सरे टेक्नीशियन के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो वो बिल्कुल एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल है ओनली 399 में। और जो इसका प्लस बेनिफिट है वो ये है कि फ़र्स्ट 7 डेज़ के लिए तो ये बिल्कुल फ्री आपके लिए। उसके बाद अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं ओनली 399। लेकिन जो इसकी प्राइस है फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से इंक्रीज़ होने वाली है बाय द ₹100, जो फिर कितनी हो जाएगी 499। तो जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो बिल्कुल भी वेट ना करें। कोर्स का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आए थे वो सबसे ज़्यादा आए हैं इस पेपर में USG से और आर्टिफैक्ट्स से। ठीक है, USG के ही आर्टिफैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं और USG से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। जैसा कि मैंने हर बार आपको बोला है कि ऐसा कंफर्म नहीं है कि इस पेपर में क्या आने वाला है। जैसे कि इस पेपर में हम देखें तो पोजिशनिंग का क्वेश्चन ही नहीं आया, सारे क्वेश्चन ही सिर्फ USG आर्टिफैक्ट, हाँ, और बाकी क्वेश्चंस भी आए कॉन्ट्रास्ट वगैरह से, लेकिन पोजिशनिंग का नहीं आया। बट इस अकॉर्डिंग हम आगे के पेपर की तैयारी नहीं कर सकते, हमें सब कुछ कवर करना है। द पेपर विल बी अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो देखते हैं। एक जो क्वेश्चन आया था हमारा, कॉन्ट्रास्ट यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी, कि हम USG के अंदर कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हम हमारी क्लासेस में कर चुके हैं। जो मेरी क्लासेस रेगुलर देख रहे थे उन्हें पता होगा, हम ये कर चुके हैं। कॉन्ट्रास्ट हम USG के अंदर कौन सा यूज़ करते हैं, माइक्रो बबल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कॉन्ट्रास्ट इन GI परफोरेशन। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की मैंने अलग से क्लास ली थी उसके अंदर, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन के केस में बेरियम सल्फेट तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। तो इसके अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और कौन सा करते हैं गैस्ट्रोग्राफिन, और कौन सा करेंगे गैस्ट्रोग्राफिन। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका। अब ये क्वेश्चन कैसे आया था ये मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन आया था भाई कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कौन सा वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप यूज़ करोगे, फिर ऑप्शन थे। तो बिल्कुल हम जो जो क्वेश्चन याद है उस क्वेश्चन टू क्वेश्चन सीधा चल रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन याद नहीं है ना, दैट्स वाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, परफेक्शन नहीं है, बट या आई एम ट्राइंग। एक क्वेश्चन था हमारा लीकेज रेडिएशन मेजर एट, और फिर जो लीकेज रेडिएशन है उसको हम कहाँ मेज़र करेंगे, जिसके ऑप्शंस थे कि भाई कॉलीमेटर पे मेज़र करेंगे, ट्यूब हाउसिंग से 1 मीटर पे, जैसे कुछ 3 ऑप्शन इसके याद हैं कि लीकेज रेडिएशन मेज़र एट कॉलीमेटर पे करेंगे, या फिर 1 मीटर फ्रॉम ट्यूब हाउसिंग, 1 मीटर फ्रॉम ट्यूब हाउसिंग, या फिर कंट्रोल कंसोल पे। तो कहाँ पे हम जो लीकेज रेडिएशन है वो मेज़र करेंगे,
तो इसका आंसर क्या था कि जो लीकेज रेडिएशन है, लीकेज रेडिएशन मेजर एट 1 मीटर फ्रॉम ट्यूब हाउसिंग से 1 मीटर पे हम क्या करते हैं, लीकेज रेडिएशन को मेज़र करेंगे। एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि इफ़ पिच इज़ ग्रेटर देन 1, अगर जो पिच है, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लासेस के अंदर, कि अगर जो पिच है वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, डोज रिड्यूस होगी, इमेज क्वालिटी डिक्रीज़ होगी, डोज इंक्रीज़ होगी, या फिर रिजोल्यूशन इंक्रीज़ होगा। तो क्या होगा अगर पिच ग्रेटर देन 1 है तो? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। एक तो ऑप्शन था कि डोज रिड्यूस होगी, ठीक है, डोज रिड्यूस हो रही है, लेकिन जो इमेज क्वालिटी है, वो भी क्या होगी, कम होगी, मतलब इमेज क्वालिटी भी डिक्रीज़ होगी। एक ऑप्शन था हमारा नॉइज़ बढ़ेगी, एक ऑप्शन था हमारा इंक्रीज रिजोल्यूशन, अगर हम पिच को ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो क्या रिजोल्यूशन इंक्रीज़ होगा, और एक ऑप्शन था हमारा डोज, ठीक है, डोज बढ़ेगी। तो अगर पिच इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर पिच ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर पिच ग्रेटर देन 1 है तो जो डोज है वो रिड्यूस होगी, लेकिन जो इमेज क्वालिटी है वो भी डिक्रीज़ होगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, एक था कि स्टिर, ठीक है, स्टिर जो सीक्वेंस होता है शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कि मतलब उसका क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि भाई उस सिचुएशन में हम ये वाला एमआरआई सीक्वेंस यूज़ नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन था इसका एडेमा के केस में, एक था गैडोलिनियम, एक था फैट, और एक था हैमरेज। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि भाई स्टिर का कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो देखो स्टिर का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, गैडोलिनियम, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो गैडोलिनियम है वो क्या कर रहा है, गैडोलिनियम टी वन को इंक्रीज़ करता है, तो मतलब टी1 को इंक्रीज़ करेगा तो हमें फैट कैसा दिखाई देगा, ब्राइट, और स्टिर के अंदर और शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस के अंदर हमें फ़ैट को सप्रेस करना होता है, ठीक है, और इसके अंदर हमें फ़ैट को सप्रेस करना होता है। तो गैडोलिनियम इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टी1 को इंक्रीज़ कर रहा है तो हमें फ़ैट ब्राइट दिखाई देगा, और स्टिर सीक्वेंस के अंदर फ़ैट क्या होना चाहिए, सप्रेस, ठीक है, सो इट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, तब ऐसे ही मेमोरी बेस्ड सीक्वेंस है, ये एग्ज़ाम वाला नहीं है, ठीक है, ऑस्मोलिटी ऑफ आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्टेस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जो आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट है उनकी ऑस्मोलिटी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, सेम एज टिश्यू, ऑप्शन नंबर ए, एक था कि भाई 300 ऑस्मोल होती है, एक था ट्वाइस होती है, एक था कि 4 टाइम्स होती है, या फिर इसमें था इक्वल टू प्लस, तो भाई नाम से ही पता पड़ रहा है आइसो ऑस्मोलर, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, सेम, मतलब इक्वल टू प्लाज्मा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ पे। एक क्वेश्चन था आपका पीसीपीएनडीटी पे, 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली आपके पीसीपीएनडीटी एक्ट पे, और दोनों का ही आंसर कैसा था, सेम, कि यही कि भाई ये सेक्स डिटर्मिनेशन प्रिवेंट करता है, फीमेल फिटिसाइड प्रिवेंट करता है ना, प्रिवेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही थे,
सेक्स डिटर्मिनेशन प्रिवेंट करता है और फीमेल फिटिसाइड प्रिवेंट करता है। पूरा नाम क्या होता है इसका? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, जो कि लागू कब हुआ था? 1994 में। बहुत ही जल्द आपको इसकी शॉर्ट वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा ये 2 क्वेश्चन थे, है ना इस पे, तो 7 8 ये हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक था हमारा क्वेश्चन कि जो यूएसजी के अंदर जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूएसजी के अंदर जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं वो किसके विजुअलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर हमें क्या देखना होता है। तो भाई किसके विजुअलाइजेशन के लिए कर रहे हैं? यूएसजी के अंदर भी अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ब्लड वेजल्स की, ठीक है, ब्लड वेजल्स की स्टडी के लिए। कंसिस्ट ऑफ गैस फिल्ड माइक्रो बबल्स दैट आर इंजेक्टेड इंट्रावेनसली। एक क्वेश्चन था हमारा कि जो यूएसजी के अंदर वाई कपलिंग जेल इज़ यूज़। कपलिंग जेल, जो अकॉस्टिक जेल हम यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं ये अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर? तो ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? टू रिड्यूस एयर गैप बिटवीन स्किन एंड प्रॉब, ठीक है। स्किन और जो ट्रांसड्यूसर है, जो प्रॉब है, उन दोनों के बीच में जो एयर गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसको रिमूव करने के लिए। एक क्वेश्चन था हमारा कि अकॉस्टिक, ठीक है, अकॉस्टिक एनहांसमेंट आर्टिफैक्ट। अकॉस्टिक एनहांसमेंट आर्टिफैक्ट ये किस में हमें मेनली दिखाई देता है? ये क्वेश्चन हम कर चुके थे क्लासेस में हमारी। तो भाई जो अकॉस्टिक एनहांसमेंट है वो मेनली किस में दिखाई देता है? अकॉस्टिक एनहांसमेंट मेनली सीन इन फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर और सिस्ट। क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे हमारी क्लासेस के अंदर। एक क्वेश्चन था हमारा कि अकॉस्टिक शैडोइंग आर्टिफैक्ट, ठीक है, अकॉस्टिक शैडोइंग आर्टिफैक्ट ये भी हम कर चुके थे। जो अकॉस्टिक शैडोइंग आर्टिफैक्ट है वो आपको मेनली किस में दिख, मतलब वो अकॉस्टिक शैडोइंग आर्टिफैक्ट वो मेनली किससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इस प्रोड्यूस मेनली बाय, तो भाई अकॉस्टिक शैडोइंग आर्टिफैक्ट क्या हो रहा है? जब क्या हो रहा है कि एटीन्यूएशन हो रहा है, ठीक है, लो एटीन्यूएशन हो रहा है, दैट इज क्या था ऑप्शन इसका? कैल्सिफाइड टिश्यूज़, ठीक है, कैल्सिफाइड टिश्यूज़ और बोन, इनके अंदर क्या होगा? अकॉस्टिक शैडोइंग जो आर्टिफैक्ट है मेनली इनके अंदर प्रोड्यूस होगा। ये क्या करेगी? एटीन्यूएट कर देगी साउंड वेव को हायर डिग्रीज में, मतलब ये क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी साउंड वेव्स को, ठीक है। जिसके अंदर क्या हो रहा है? जो एटीन्यूएट कर रही है, जो ज़्यादा एटीन्यूएट कर रही है, मतलब उसके अंदर अकॉस्टिक शैडोइंग आर्टिफैक्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बोन और जो कैल्सिफाइड टिश्यूज़ है उनके अंदर क्या होता है? उसके अंदर स्टोन्स हो गए, वो क्या करती है? अकॉस्टिक शैडोइंग आर्टिफैक्ट शो करती है, जो क्या कर देती है? साउंड वेव्स को ब्लॉक कर देती है। तो शायद शुरू में मुझसे मुंह से लो अटेन्यूएशन निकल गया था। लेस अटेन्यूएशन भी एक ऑप्शन था। आंसर क्या होगा? कैल्सिफाइड टिश्यू, जिसके अंदर अटेन्यूएशन ज़्यादा होता है, साउंड वेव्स को ब्लॉक करेगा और क्या हो जाएगा? अकॉस्टिक शैडोइंग आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस। एक क्वेश्चन था हमारा एलिजिंग आर्टिफैक्ट पे, ठीक है, कि जो एलिजिंग आर्टिफैक्ट होता है यूएसजी के अंदर वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो जो ये भी हमने सॉल्व किया था क्लासेस के अंदर, जो एलिजिंग आर्टिफैक्ट है यूएसजी के अंदर वो किसकी वजह से होता है? डिक्रीज पीआरएफ। पीआरएफ क्या हो जाएगा? पल्स रिपीटेटिव फ्रिक्वेंसी। ये था ऑप्शन में हमारे डिक्रीज पीआरएफ। एक क्वेश्चन था बहुत इजी सा ही कि जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के अंदर फ्रिक्वेंसी और पेनिट्रेशन का डिस्टेंस यूएसजी में, फ्रिक्वेंसी और पेनिट्रेशन का, कि मतलब अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगी तो पेनिट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगी तो पेनिट्रेशन क्या होगा?
पेनिट्रेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक क्वेश्चन था रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट का, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे सोनोग्राफी यूएचजी में से। रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, तो जो रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट है वो भी मैंने बता दिया था ये किस वजह से होता है। तो रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंटरफेसेस, ये क्या होता है, रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट। तो ये था इसका आंसर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंटरफेसेस। एक था हमारा कि एमआरआई सेफ्टी के अंदर जो एसएआर है, इसका भी हमने देख लिया था। एमआरआई सेफ्टी के अंदर जो एसएआर है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो एसएआर क्या हो जाता है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। ये भी हमने क्लास में देखा था, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए इसमें नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी इसका मेन पर्पस है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं नहीं चाहती एक्सप्लेनेशन में कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाए, जितने याद है उतने तो करते हैं। करवाया हुआ था ये क्वेश्चन भी क्लासेस ने, जिसने क्लास देखी होगी उन्हें अच्छे से पता होगा। एक क्वेश्चन था एमआरआई जोन 4 इज़ यूज फॉर, मैंने एमआरआई के सारे जोन बताए थे जब मैंने एमआरआई के क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, या तो एमआरआई के क्वेश्चंस में ही था एक ऐसा ये वाला क्वेश्चन, एमआरआई जोन 4 इज़ यूज फॉर। एमआरआई जोन 4 किसके लिए यूज़ होता है, तो एमआरआई जोन 4 के अंदर क्या आ जाता है, मैग्नेट रूम। ठीक है, जो क्या है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मैग्नेट रूम। एक था हमारा CTDI। ठीक है, CTDI क्या है, सिटी स्कैन के अंदर जो CTDI है वो किस लिए यूज़ होता है। CTDI क्या हो जाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडेक्स। तो ये सिटी स्कैन के अंदर किसका मेजरमेंट है, क्या है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो पेशेंट, ठीक है, एब्जॉर्ब डोज बाय पेशेंट बॉडी, पेशेंट की बॉडी ने कितनी डोज एब्जॉर्ब करी है, वो एब्जॉर्ब डोज बाय पेशेंट बॉडी। एक था हमारा डेक्सा ड्यूअल एनर्जी एक्से एब्जॉर्प्शोमीटर, ये किस लिए यूज़फुल होता है, ये भी क्वेश्चन था। तो ये किस लिए यूज़ होता है, बोन मिनरल डेंसिटी को मेज़र करने के लिए, बोन मिनरल डेंसिटी को। एक क्वेश्चन था कि जो एनुअल डोज है, एनुअल डोज कितनी हो जाएगी पेशेंट के लिए पूछी थी। तो एनुअल डोज पेशेंट की अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाती है, 1 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, एनुअली पूछी है। 20 हो गए। एक था क्वेश्चन हमारा कि जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होते हैं एमआरआई के अंदर, जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है एमआरआई के अंदर वो किसके वजह से होते हैं। तो जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो किसके अंदर किसकी वजह से हो जाते हैं, डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी बिटवीन फैट एंड वाटर। और ये था हमारे ऑप्शन में, डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी बिटवीन फैट एंड वाटर। ठीक है, एक था हमारा जो ग्रेडियंट कॉइल है एमआरआई के अंदर वो किस लिए यूज़ होता है, ग्रेडियंट कॉइल इन एमआरआई यूज़ फॉर। और इसमें एक ऑप्शन था जो बिल्कुल सूट कर रहा था, दैट इज़ स्पेशियल XYZ, ऐसे 3 तरीके की ग्रेडियंट कॉइल्स होती है। तो स्पेशियल एनकोडिंग एंड स्लाइस सिलेक्शन जो ऑप्शन था एकदम करेक्ट था। आई होप कि यूज़फुल रह रही हो, पता तो पड़ रहा है कि भाई क्वेश्चंस कैसे आए थे। एक क्वेश्चन था हमारा जो HU हॉर्न्सफील्ड यूनिट है सिटी की, वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, हॉर्न्सफील्ड यूनिट इन कंप्यूटेड टोमोग्राफी डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है ये, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ टिश्यू। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लासेस में, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ टिश्यू। एक क्वेश्चन था कि भाई जो रेडियोग्राफिक वॉल्स है, जो रेडियोग्राफी रूम है हमारा, उस रूम की जो वॉल्स हैं
वो मेनली किससे बनी हुई है, तो वो मेनली किससे बनी हुई है, लेड लाइंड। क्या था ऑप्शन, कैसी होती है रेडियोग्राफिक रूम वॉल्स, लेड लाइंड वॉल। एक था हमारा क्वेश्चन कि जो गोनाडल शील्डिंग है, गोनाडल जो शील्डिंग है उसको हम लीस्ट यूज्ड कौन से वाले प्रोसीजर में करेंगे, मतलब सबसे कम किस में यूज़ करेंगे। इसको ऑप्शन था, एक तो एब्डोमिनल रेडियोग्राफी, दूसरा था पेल्विक रेडियोग्राफी, तीसरा था पीडियाट्रिक, या फिर चेस्ट। तो देखो गोनाडल शील्डिंग एब्डोमिनल में भी यूज़ कर लेंगे, पेल्विक में भी कर लेंगे, पीडियाट्रिक पेशेंट में भी कर लेंगे। चेस्ट के अंदर जो गोनेट्स है लोकेटेड फार फ्रॉम द चेस्ट रीजन, तो जो प्राइमरी एक्सरे बीम है स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे के लिए वो टिपिकली इंक्लूड ही नहीं करेगी गोनेट्स को इन द फील्ड ऑफ व्यू, तो गोनेट शील्डिंग इसके अंदर नेसेसरी नहीं है। एक क्वेश्चन था हमारा रोल ऑफ रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर का रोल क्या होता है। तो ऑप्शंस में था एक ऑप्शन हमारा इमेजिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करना, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो इमेजिंग प्रोसीजर्स है उनको परफॉर्म करना। एक क्वेश्चन था हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं किस में, सिटी एंजियोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं थ्रू विच रूट, कौन से रूट से। जिसके ऑप्शन थे ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कॉन्ट्रास्ट हम इंजेक्ट कर रहे हैं सिटी एंजियोग्राफी के अंदर दैट इज़ इंट्रावेनसली। ठीक है, आईवी के थ्रू। नेक्स्ट है, एक था हमारा कि जो बेरियम सल्फेट है उसको हम कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। बेरियम सल्फेट को हम कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, तो बिल्कुल सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन था आंसर इसका। एक क्वेश्चन था कि आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है किसकी, लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो भाई जो लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, उनका क्या होता है, जो एडवर्स रिएक्शन है वो बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू हाई ऑस्मोलर और आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, लोअर एडवर्स रिएक्शंस। एक था हमारा कि जो रीनल फंक्शन है ये बेस्ट, ठीक है, रीनल फंक्शन हमें बेस्ट डिटरमाइन, मतलब कौन सा जो टेस्ट है वो हमें कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भाई रीनल फंक्शन को देखने के लिए कौन सा जो टेस्ट है वो बेस्ट रहता है, विच टेस्ट इज़ बेस्ट बिफोर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई कौन सा करवाते हैं, सीरम क्रिएटिनिन। जब भी सिटी स्कैन करते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहांस जो सिटी स्कैन है, तो हम क्या करते हैं उसमें सबसे पहले सीरम क्रिएटिनिन चेक करते हैं, अगर वो रेंज में होता है देन वी विल प्रेफर द कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेक्निक। एक था हमारा अल्ट्रासाउंड के अंदर बेस्ट लेटरल रिजोल्यूशन इज़ अचीव्ड बाय, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था क्लासेस के अंदर। तो जो लेटरल रिजोल्यूशन के अंदर जो अल्ट्रासाउंड में जो बेस्ट लेटरल रिजोल्यूशन है इट इज़ अचीव्ड बाय नैरोअर बीम विड्थ, ये ऑप्शन में था हमारा नैरोअर बीम विड्थ और यही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एक्सियल रिजोल्यूशन था अल्ट्रासाउंड के अंदर, दो रिजोल्यूशन थे, एक तो लेटरल और एक था एक्सियल, दोनों मैंने बहुत अच्छे से कराए थे जब मैंने अल्ट्रासाउंड के एमसीक्यूज़ कराए थे तब, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था आई गेस। ठीक है, तो जो एक्सियल रिजोल्यूशन है विच फैक्टर मेनली डिटरमाइन, विच फैक्टर mainly determine
एक्सियल रिएक्शन इन अल्ट्रासाउंड। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो कौन सा जो फैक्टर है वो डिटरमाइन करता है एक्सियल रिजोल्यूशन इन, दैट इज स्पेशियल पल्स लेंथ। SPL था ऑप्शन में हमारे, स्पेशियल पल्स लेंथ। कि जो पावर डॉपलर है, पावर डॉपलर का एडवांटेज, पावर डॉपलर एडवांटेज ओवर कलर डॉपलर, यही था। ठीक है, कि पावर डॉपलर का क्या एडवांटेज है, तो इसका आंसर क्या था कि इसमें जो सेंसिटिविटी है वो हायर रहती है टूवर्ड्स लो वेलोसिटी ब्लड फ्लो, हायर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स लो वेलोसिटी ब्लड फ्लो। एक था हमारा कि विच फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन नहीं करता कॉन्ट्रास्ट को, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, विच फैक्टर नॉट डिटरमाइन कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। और ऑप्शन था हमारे पास इसमें, एक तो थिकनेस पेशेंट की, थिकनेस ऑफ पेशेंट, एक था सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, एक था KVP, या फिर स्कैटर रेडिएशन। तो भाई पेशेंट की थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन अफेक्ट करती है, क्योंकि थिकर बॉडी पर ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस करती है विच इन टर्न रिड्यूसेस इमेज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सॉरी ये नहीं, तो थिकनेस ऑफ पेशेंट तो बिल्कुल अफेक्ट करती है कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को। केवीपी तो प्राइमरी कंट्रोलिंग फैक्टर है रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट का। स्कैटर रेडिएशन ये भी क्या करती है, ये भी इसका भी अफेक्ट पड़ता है, डिग्रेड्स करती है ये कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को। लेकिन जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है उसका कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एक ज्योमेट्रिक फैक्टर है जो कि इमेज क्वालिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक था हमारा कि अगर हम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाएंगे रेडियोग्राफी के दौरान तो क्या अफेक्ट होगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो इमेज मैग्नीफिकेशन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज इमेज मैग्नीफिकेशन। एक था हमारा कि विच ड्रग इज यूज्ड फॉर सीवियर कॉन्ट्रास्ट एलर्जी। ये क्वेश्चन भी हमने देखा हुआ है, करवाया था मैंने। कौन सा ड्रग हम यूज़ करते हैं सीवियर कॉन्ट्रास्ट एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, तो कौन सा यूज़ करते हैं, एपिनेफ्रिन। एक क्वेश्चन था डिटर्मिनिस्टिक अफेक्ट पे, जिसका आई थिंक कि जो मेरी शॉर्ट वाली की पॉइंट्स वाली वीडियो थी वो उसमें अफेक्टिव रही होगी, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक अफेक्ट्स का मैंने बताया था कि जो डिटर्मिनिस्टिक अफेक्ट्स है वो इंक्रीज़ होते हैं विथ इंक्रीज इन सीवियरिटी इन डोज। ठीक है, डिटरमाइंड बाय इंक्रीज सीवियरिटी विद डोज, मतलब डोज के साथ सीवियरिटी बढ़ती जाती है डिटर्मिनिस्टिक अफेक्ट के होने की और स्टोकास्टिक अफेक्ट में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि शॉर्ट TE, ये भी मैंने वो जो की पॉइंट्स थे उसमें बताया था, शॉर्ट रिपीटेशन टाइम और शॉर्ट इको टाइम इन MRI वो कौन सा सीक्वेंस डिटरमाइन करता है। तो क्या था आंसर इसका, T1 वेटेड। की पॉइंट्स में देखा था हमने ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से होता है। तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट occurs due to absorption of low energy X-ray photons, absorption of low energy X-rays। ठीक है, एक था हमारा
Which artifact is reduced by इंटरपोलेशन टेक्निक्स इन सिटी? ये था एक क्वेश्चन, इसका आंसर है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट. ठीक है, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट. नेक्स्ट था इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्यूअल एनर्जी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, दैट इज़ DECT. तो इसका इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या था? डिक्रीज बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट. डिक्रीज बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट. नेक्स्ट था हमारा एलोरा. ठीक है, जिस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, आप वो देख लेना. मैंने उसमें पूरा बता रखा है क्या होता है एलोरा. तो यही था कि ई लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशन. तो एलोरा इज़ रिलेटेड विद, तो एलोरा क्या होता है? एक तरीके का लाइसेंस है ये रेडिएशन में काम करने की, जो इजाज़त देता है आपको. एक क्वेश्चन था कि टाइप ऑफ एक्सरे इंटरेक्शन. ठीक है, कौन सा इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे या फिर रेडिएशन विथ मैटर है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट रहता है, विच इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन सॉफ्ट टिश्यूज एट डायग्नोस्टिक एनर्जीज. तो कौन सा इंटरेक्शन होता है भाई सॉफ्ट टिश्यूज़ की? अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर प्रोमिनेंट होता है कौन सा? इधर देखते हैं कौन सा होता है. कॉम्पटन स्कैटरिंग. ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग इसका आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो प्राइमरी फंक्शन है ग्रेडियंट कॉइल्स इन MRI, वो भी आया था. प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट कॉइल से दो क्वेश्चन थे. प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रेडियंट कॉइल्स इन MRI. इसमें ऑप्शन थे कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन इंक्रीज़ करता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, RF एक्साइटेशन पल्सेस प्रोड्यूस करेगा, या फिर मॉनिटर करेगा पेशेंट के वाइटल साइंस को. तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर? इंक्रीज स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन. एक क्वेश्चन था इफ़ KVP. ठीक है, अगर हम KVP इंक्रीज़ करते हैं फ्रॉम 60 KVP टू 70 KVP, ठीक है, तो जो एक्सरे बीम इंटेंसिटी है उस पर क्या, वो कितनी हो जाएगी? देन एक्सरे बीम इंटेंसिटी इज़ कितनी हो जाएगी? इसके ऑप्शन थे परसेंटेज में भाई 15% होगी, 30% होगी, 25 होगी, 60 होगी, ऐसे. तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KVP का स्क्वायर. ये अपन ने शॉर्ट क्लासेस वाले में कर लिया था, है ना, कि ये कितनी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो अब हमें I1 कितनी दे रखी है, हमें क्या बताना है? अगर 60 से 70 हो गया तो जो एक्सरे बीम इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी? तो I2/I1 KVP का स्क्वायर अपॉन KVP का स्क्वायर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I2/I1 KVP2 कितना था? 70, और पहली कौन सी थी? 60. दोनों का स्क्वायर किया 4900 अपॉन 3600. ये कितना हो गया? 49/36. भाई कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ ये? ठीक है, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज़ कितना हो गया इंटेंसिटी में? फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इंटेंसिटी इज़ I2/I1 -1. तो इसको हम कैसे कर देंगे? 49/36 -1, ऑप्शन हमारा परसेंटेज में है तो इंटू 100 कर देंगे. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? तो ये सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा? मतलब 36% आंसर आ गया. बट कंसिडरिंग द रूल ऑफ थम फॉर अ 10% इंक्रीज इन KVP रफली डबलिंग द इंटेंसिटी.
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट वुड रिजल्ट इन एन इंटेंसिटी क्लोजर टू 45%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45%, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में था। यह कौन से क्वेश्चन नंबर तक हो गया था, 45, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारे पास कि जो कलर डॉपलर है, ठीक है, कलर डॉपलर का क्वेश्चन था कि जो कलर डॉपलर है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है अल्ट्रासाउंड के अंदर, कलर डॉपलर का प्राइमरी फंक्शन। तो इसका आंसर था हमारे पास कलर कोडिंग, ठीक है, कलर कोडिंग वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। जो कलर कोडिंग का मतलब नहीं करते, ब्लू रेड, दैट इज टूवर्ड्स आ रहा है, अवे जा रहा है, तो उसको ब्लू रेड से इंडिकेट करते हैं। तो कलर कोडिंग वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। एक था क्वेश्चन हमारे पास लैटिट्यूड, रेडियोग्राफी के अंदर जो लैटिट्यूड है उसका मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर क्या था, लैटिट्यूड इन रेडियोग्राफी मीन्स रेंज ऑफ एक्सपोजर्स, ठीक है, रेंज ऑफ एक्सपोजर्स विच प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल इमेज डेंसिटी। एक था हमारे पास क्वेश्चन अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फिल्म गामा इन रेडियोग्राफी। होता क्या है भाई, गामा, सबसे पहले तो ये देखो गामा क्या हो जाता है, स्लोप या फिर जो ग्रेडियंट है किसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, ठीक है, जिसको हम एच एंड डी कर्व भी बोलते हैं। तो जो इस स्लोप है, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है किससे, कॉन्ट्रास्ट से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंक्रीज इमेज कॉन्ट्रास्ट। अगर हम फिल्म गामा को इंक्रीज़ करेंगे रेडियोग्राफी के अंदर तो फिल्म लैटिट्यूड डिक्रीज़ होगा, मतलब कि मीनिंग नैरोअर रेंज ऑफ एक्सपोजर हो जाएगा। इट विल प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल डेंसिटीज़ एंड इंक्रीज इमेज कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आई लेंस इज रेडियो सेंसिटिव बिकॉज ऑफ। तो इस एग्जांपल से समझ सकते हो कैटरैक्ट क्या है, डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। और ऐसे ही थे ऑप्शंस हमारे पास। तो क्या था आंसर, आई लेंस इज रेडियो सेंसिटिव बिकॉज ऑफ डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स। एक क्वेश्चन था कि कौन सा एटम कॉमनली यूज़ होता है एमआरआई के अंदर। तो कौन सा एटम कॉमनली यूज़ होता है एमआरआई के अंदर, हाइड्रोजन। एक था अफेक्ट ऑफ यूजिंग फास्ट इमेज रिसेप्टर इन रेडियोग्राफी। तो इसका आंसर था हमारा कि जो डोज है वो तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड, एक मिनट, और इमेज क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, रिड्यूस पेशेंट डोज एंड डिक्रीज इमेज शार्पनेस, ये था इसका आंसर। एक क्वेश्चन था हमारा सिटी गैनिट्री कंसिस्ट ऑफ। सिटी गैनिट्री किस किस से मिलके बनी हुई होती है। तो सिटी गैनिट्री कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर था एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर सिस्टम। एक क्वेश्चन था हमारा स्कैटर रेडिएशन। स्कैटर रेडिएशन प्राइमरीली अकर्स फ्रॉम। स्कैटर रेडिएशन प्राइमरीली कहाँ से आ रही है।
और इसमें ऑप्शन था पेशेंट, एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर, कॉलीमेटर। तो जो स्कैटर रेडिएशन है वो प्राइमरली अकर्स जब एक्सरे बीम इंटरेक्ट करेगी पेशेंट की बॉडी के साथ। तो इसका आंसर क्या था? पेशेंट। पूछा था 3-phase 6 pulse रेक्टिफायर रिपल। ठीक है, यही था क्वेश्चन। तो कितना होता है इसका? 13 to 14%। अगर हम मैट्रिक्स साइज बढ़ाते हैं, इफ मैट्रिक्स साइज इज इंक्रीज्ड while keeping the field of view constant, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स देन? तो क्या होगा? पिक्सल साइज तो डिक्रीज होगी, पिक्सल साइज डिक्रीजेस एंड इंक्रीज स्पेचर रिजोल्यूशन, और स्पेचर रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एक क्वेश्चन था कि अगर हम एमआरआई के अंदर फ्लिप एंगल को इंक्रीज करते हैं, इफ फ्लिप एंगल इज इंक्रीज्ड इन एमआरआई, then what is the primary effect? तो अगर हम फ्लिप एंगल इंक्रीज करेंगे एमआरआई में तो क्या हो जाएगा? सिग्नल इंटेंसिटी इंक्रीजेस बट अप टू अ पॉइंट, मतलब एक लिमिट तक इंक्रीज होती है और उसके बाद डिक्रीज होना है। ठीक है, अगर हम फ्लिप एंगल एमआरआई के अंदर इंक्रीज कर देंगे तो ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब विच कैन लीड टू इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन? 57। विच आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू मेटल इन ब्रेन इमेजिंग? ड्यू टू मेटल इन ब्रेन इमेजिंग, मेटल की वजह से जो आर्टिफैक्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? क्या था इसका आंसर? ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स। एक क्वेश्चन था कि क्वांटम मॉडल, ठीक है, क्वांटम मॉडल को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर? क्वांटम मॉडल रिड्यूस इन डिजिटल रेडियोग्राफी। तो इसका आंसर था बाय इंक्रीजिंग एमएस। क्या होता है? रैंडम फ्लक्चुएशन और नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स। तो अगर हम एमएस को बढ़ा देंगे बाय इंक्रीजिंग एमएस, जो क्वांटम मॉडल है, क्वांटम नॉइज है, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। एक क्वेश्चन था जिसमें हमसे सिटी या नंबर पूछा था, किसका? फैट का। ये मैंने जो शॉर्ट वाली क्लास ली थी की पॉइंट्स वाली, उसमें बताया था। तो इसका आंसर क्या था? -100। एक क्वेश्चन था कि अगर हम इफ़ वी इंक्रीज, ठीक है, अगर हम डबल कर देते हैं किसको? सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को। इफ़ वी इंक्रीज डबल source to image distance, then what effects of intensity? तो इंटेंसिटी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? then what effects of intensity? तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई? 1/4। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 1/4 ड्यू टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक था क्वेश्चन हमारा कि डिफ्यूज़न वेटेड इमेजिंग सीक्वेंस के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न है वो कहाँ पे अपेयर होता है? इज अपेयर एज रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न अपेयर्स टिपिकली अपेयर्स एज, तो टिपिकली अपेयर एज हाइपर इंटेंस। ठीक है, हाइपर इंटेंस डिफ्यूज़न वेटेड इमेजिंग एंड हाइपो इंटेंस एडीसी। ये था इसका आंसर, हाइपो इंटेंस एडीसी। एडीसी सबको पता है क्या होता है? एपेरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट।
हाइपो इंटेंस का मतलब डार्क और हाइपर इंटेंस का मतलब ब्राइट। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस बस यही है कि क्वेश्चन और मैं उसके आंसर आपको बता रही हूँ। एक्सप्लेनेशन वगैरह जो भी है उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी जिसके अंदर चारों ऑप्शंस के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये एक रफली मेमोरी बेस्ड वीडियो है जो कि आप 2x स्पीड में एक बार जल्दी से क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। आई एम श्योर जो भी पेपर दे के आए हैं उनको एक एक लाइन देखते ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या था या फिर क्वेश्चन हिट हो रहा होगा। ठीक है, और देख लेते हैं कि जो स्कैटर रेडिएशन है, ठीक है, जो स्कैटर रेडिएशन है वो हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कैन बी रिड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग पेशेंट डोज। क्या यूज़ करके? विदाउट इंक्रीजिंग पेशेंट डोज। तो क्या यूज़ करेंगे हम उसके लिए? बाय यूजिंग टाइट कॉलीमेटर। अगर हम अच्छे से कॉलीमेट कर देंगे तो स्कैटर रेडिएशन क्या हो जाएगी? रिमूव। एक था क्वेश्चन कि जो मोस्ट कॉमनली यूज इमेज रिकंस्ट्रक्शन मेथड इन सिटी। इमेज रिकंस्ट्रक्शन मेथड इन सिटी। तो मोस्ट कॉमनली यूज इमेज रिकंस्ट्रक्शन मेथड जो कि अभी यूज़ हो रहा है दैट इज़ फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन। फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन। एक था क्वेश्चन कि जो अल्ट्रासाउंड है, जो यूएसजी है, वो हम मोस्टली प्रिफर्ड कर रहे हैं किसके अंदर? प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर। मोस्ट प्रिफर्ड इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ कर रहा है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए हार्मफुल नहीं है। एक क्वेश्चन था कि जो बेरियम सल्फेट है वो कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच कंडीशन? तो ये बेरियम सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में होता है? सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन। ये था आंसर इसका। एक क्वेश्चन में पूछा था हमसे ऑप्टिमल डॉपलर एंगल। तो ऑप्टिमल डॉपलर एंगल कितना हो जाता है फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस? 30 डिग्री। एक क्वेश्चन था कि गैडोलिनियम कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? ठीक है, गैडोलिनियम कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? तो गैडोलियम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट। एक क्वेश्चन था कि जो DECT है, ड्यूअल एनर्जी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, वो किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं? तो ये किसके लिए यूज़फुल है? फॉर डिफ्रेंशिएटिंग सेम डेंसिटी टिश्यू। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग सेम डेंसिटी टिश्यू विच यूजेस 2 एक्सरे एनर्जी। एक क्वेश्चन था कि जो सिटी नॉइज़ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, सिटी नॉइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो मैंने क्लास में भी करवाया था, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √MAS। ठीक है, एक था हमारा कि RF फ्रिक्वेंसी। जो RF फ्रिक्वेंसी है तो RF फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, तो इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये था आंसर। एक था हमारा स्कैटर रेडिएशन। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन प्राइमरीली अफेक्ट तो इसका आंसर था कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। एक
एक क्वेश्चन था पेन्युम्ब्रा, पेन्युम्ब्रा इज़ मिनिमाइज बाय यूजिंग, तो इसके सारे ऑप्शन तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन शायद इसका आंसर था पेन्युम्ब्रा इज़ मिनिमाइज बाय यूजिंग, तो शायद इसका आंसर था स्मॉलर फोकल स्पॉट। ठीक है, पेन्युम्ब्रा इज़ मिनिमाइज बाय यूजिंग स्मॉलर फोकल स्पॉट। और एक क्वेश्चन था हमारा इंक्रीज इन मैट्रिक्स साइज, इंक्रीज इन मैट्रिक्स साइज, तो इंक्रीज इन मैट्रिक्स साइज रिजल्ट इन हायर स्पेक्चर रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस भाई याद थे। टोटल कितने क्वेश्चंस थे टेक्निकल के? 80 क्वेश्चंस थे टेक्निकल के, जिसमें से हमने 73 देख लिए। हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ ये 73 की 73 परफेक्ट है, बट जितना है 90% करेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। इसके अलावा क्योंकि चारों ऑप्शंस नहीं थे, बट आई होप कि बेनिफिशियल रहे हो। आई नो कि वीडियो बड़ी ही रफली है, बट ये एक सुपरफिशियल रीज़न था कि हाँ पेपर इस तरीके का आया था और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। जैसे ही वो पूरा गैदर होता है मैं बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी चैनल पे, लेकिन अभी ये था कि विथिन 2 डेज़ हम जितने क्वेश्चंस गैदर करके इकट्ठे करके जो हम सॉल्व कर सकते थे 1 लाइन, ठीक है, जिससे कि एक बार आपकी आंखों के नीचे से निकल जाए, तो ये वो क्वेश्चंस थे। बचे हुए 7 क्वेश्चंस मुझे पता है आप सबको बिल्कुल याद होंगे और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे और ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको बेनिफिशियल तो रही ना, रफली थी ये मुझे पता है, बेनिफिशियल रही या नहीं रही वो भी बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 20 नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन भी लेके आती हूँ। ठीक है, वो अभी पूरे नहीं याद आए, जैसे कि आपको पता है थोड़े अलग अलग से थे वो लैब वाले एंड ऑल। तो 20 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आई विल ट्राई टू डिस्कस सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जल्दी हम और रेडियोग्राफर जो अपकमिंग रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम्स है उसकी भी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको भी एस्पायरेंट्स के टेस्ट कोर्स की लिंक चाहिए तो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।